नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कोरोना का संकट देश से अभी टला नहीं है, उस पर डेल्टा वेरिएंट ने स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। लेकिन इस सब के बाद भी देश भर के हिल स्टेशनों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है, जिसने पूरे हेल्थ सिस्टम के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। यहां तक कि खुद पीएम मोदी ने इस पर लापरवाही न बरतने की अपील की है। हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एक तरफ तो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी है, ऊपर से तीसरी लहर को लेकर लोगों की लापरवाही भी पूरे देश के लिए चिंता का सबब बन गई है। कोरोना के बीच हिल स्टेशन पर उमड़ रही भीड़ ने सरकार के माथे पर भी शिकन ला दी है। खुद पीएम मोदी ने इसी को लेकर 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग चर्चा की और कहा कि हमें इससे जरा भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, आईएमए ने भी कोरोना के तीसरी लहर को लेकर कई राज्यों को चेताया है। आईएमए ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर निश्चित है, इसलिए राज्य सरकारों को निश्चिंत नहीं होना चाहिए और भीड़ भाड़ को काबू करना चाहिए। पर्यटन, तीर्थ यात्राएं और धार्मिक उत्साह जरूरी है, लेकिन इनके लिए कुछ और महीने इंतजार किया जा सकता है। बिना टीका लगवाए लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने की इजाजत देना कोविड की तीसरी लहर में बड़ा योगदान दे सकता है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किए बिना किए जा रहे ऐसे कार्यक्रमों से वायरस फैलने का खतरा है। उधर डब्ल्यूएचओ के बयान पर नजर डालें तो स्थिति की गंभीरता खुद ही दिखाई पड़ती है। कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट को लेकर डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने चिंता जाहिर की है। मामले में टेड्रोस अधानोम ने कहा है कि ये वेरिएंट दुनिया के कई देशों पर हावी हो रहा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कोविड-19 का नया स्वरूप डेल्टा विश्व भर में तेजी से फैल रहा है। ये डेल्टा वेरिएंट 104 देशों तक पहुंच गया है। इसके जल्द ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे हावी स्वरूप बनने की आशंका है। इसी के साथ कोविड-19 लगातार बदल रहा है और अधिक संक्रामक होता जा रहा है। आज मेरा संदेश है कि हम एक बिगड़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं, जो आगे चलकर जीवन, आजीविका और वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए खतरा बन सकती है। ये उन स्थानों के लिए और बदतर है जहां टीके कम हैं और संक्रमण का कहर अब भी जारी है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए दुनिया को एक साथ आना होगा। जहां आईएमए और डब्ल्यूएचओ लोगों को सावधानी बरतने के लिए बोल रहे हैं, उधर भारत सरकार भी देशवासियों से कोरोना को लेकर गंभीरता बरतने के निर्देश दे रही है। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर रोकने के लिए लोगों से कोविड नियमों से समझौता नहीं करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा, ये सच है कि कोरोना के कारण पर्यटन और कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन मैं आज जोर देते हुए ये कहना चाहूंगा कि पहाड़ी पर्यटन स्थलों और बाजारों में बिना मास्क के भारी भीड़ का जुटना सही नहीं है। एक तरफ तो लोगों का रोजगार है तो दूसरी तरफ जिंदगी की जंग। ऐसे में हर कोई क्यों न जिंदगी को ही चुनेगा, लेकिन पहाड़ों पर जा रहे सैलानी सिर्फ अपने रोमांच के लिए कोरोना को दावत देते नजर आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं लापरवाही की पराकाष्ठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं, तारुफ करवा देते हैं। उसके बाद कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विकास यादव शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर स्वागत है आपका। रमेश यादव सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रमेश जी, सवाल आपसे है कि आखिर हम सुधर क्यों नहीं रहे? हमने दूसरी लहर में देखा कि कितना कहर बरपाया, कितने लोगों की जान चली गई। उसके बाद भी जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो कोरोना का नियम है उसको पालन करना बहुत जरूरी है, खतरा टला नहीं है, बावजूद इसके जिस तरह से हमने रिपोर्ट दिखाई आपको कि कैसे जो पर्यटन स्थल है, जो हिल स्टेशन है, वहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पहली लहर में लोगों को लग रहा था कि ये कोरोना बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है, मगर दूसरी लहर में जो कोहराम मचाया कोरोना ने सभी लोगों को सचेत कर दिया है। मगर अब इसके बावजूद जो है लोग सोच रहे हैं थर्ड वेव आने से पहले हम थोड़ा एंजॉय आउटिंग कर लें, मगर ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये तीसरी लहर को एक तरह से बुलावा है और हम कोरोना के चपेट से बच नहीं सकते अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे। पहाड़ों पे जो हुजूम इकट्ठा हुआ है वो कोरोना के लिए बहुत बड़ा गलत संदेश दे रहा है और ये तीसरी वेव को आमंत्रण कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इसमें पहाड़ों पे या जहां भी सामूहिक सम्मेलन होते हैं उनमें सख्त कार्रवाई करेगा, ताकि तीसरी लहर की कोई गुंजाइश ना हो और इसको अच्छे से कंट्रोल किया जाए, अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन आप तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आखिर आप समाज में क्या चल रहा है इसको लेके? क्या इसको लेके लोग लापरवाह हो गए हैं या फिर लोग जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिससे कि पीएम ने आज खुद इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की भीड़ भाड़ होगी, कोरोना नियमों का उल्लंघन होगा, तो अपने आप ही तीसरी लहर को कोई नहीं रोक सकता। व्यवस्थाएं तो बात की बात है, लेकिन सवाल यह है कि आप तो समाज को करीब से देखते हैं, समाज आखिर इतनी भयावह स्थिति देखने के बाद भी सुधरने के लिए क्यों नहीं तैयार है? देखिए, ये मनोवैज्ञानिक स्थिति है कि मनुष्य अंदर अंदर रहते ऊब जाता है और कुछ समय बाद वो बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, मगर मेरे ख्याल से ये बहुत सीरियस कदम है, डेंजरस है उन लोगों के लिए और सभी के लिए, क्योंकि ये तीसरी लहर को अगर कंट्रोल करना है तो इसमें हमें खुद भी सुधरना होगा और प्रशासन भी इसमें सख्त होना पड़ेगा, दोनों तरफ से होना पड़ेगा। अगर ये नासमझ लोग पहाड़ों पे इस गर्मी की छुट्टियों में चले जाते हैं, वहां ये कोरोना को बुलावा देते हैं, तो वहां भी उनका RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी हो और जेन्युइन हो। ये नहीं कि किसी के नाम का डिलीट किया, मोबाइल से देख लिया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो और वो वेरीफाई और चेतावनी हो। अगर ये झूठा है तो इनके खिलाफ 420 का केस रजिस्टर किया जाएगा। ये प्रशासन को भी सख्ती होनी चाहिए और सभी आदमी को इसमें अलर्ट होना चाहिए कि थर्ड वेव से हमें बचना है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या एक विशाल है। अगर इसमें कोई कोरोना जैसी बीमारी आती है तो कंट्रोल करना, सरकार को सहायता देना भी मुश्किल काम है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। आज ने आपने देखा होगा कि आज जिस तरह से एक तो डेल्टा प्लस जिस तरह से इसके मामले बढ़ रहे हैं, WHO ने भी इस पर चिंता जताई है और प्रधानमंत्री लगातार चिंता जता रहे हैं और आज भी उन्होंने चिंता जताई है कि जिस तरह से हिल स्टेशन और खास करके जो पर्यटन स्थल है वहां पर जो भीड़ भाड़ हो रही है और कोरोना के नियमों का जो उल्लंघन किया जा रहा है उस पर उन्होंने चिंता जताई है कि बाद में जो सिस्टम है जो करेगा सो करेगा, लेकिन पहले इसको रोकना जरूरी है। नियम की अगर अनदेखी होगी तो लोगों की जान पे भारी पड़ेगा। दूसरी लहर में हमने देखा है कि कितना कहर बरपा है, बावजूद इसके लोग क्यों नहीं सुधर रहे हैं? एक तो यह सवाल है। दूसरा यह है कि अगर प्रदेश में भी कई बाजार ऐसे हैं जहां पर इस तरह से जो कोरोना के नियम है उसके धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो क्या इसको लेकर सरकार कोई प्लानिंग कर रही है? देखिए, कभी कभी यूं लगता है कि समाज की ना जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। अभी दूसरी वेव जो कोरोना की आई और उसमें वो दौर हम याद कर लें, उसको महसूस कर लें पल भर के लिए, जब ऑक्सीजन के लिए मारामारी थी, दवा के लिए मारामारी थी। उस दौर में सब घबरा गए थे। सब घबरा गए थे का अर्थ साधारण नागरिक से लेकर के और वो कोरोना वॉरियर्स जो मोर्चे पर लड़ रहे थे कोरोना के खिलाफ, वो लोग जो कोरोना के प्रबंधन में सरकार की मशीनरी के नाते लगे हुए थे, सबके सब चिंता में थे। परंतु जैसे ही कोरोना की दूसरी जो लहर है वो शमित हुई, हम देख रहे हैं कि यही समाज, वही लोग, वही सामान्य व्यक्ति, वही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वही जो जन सामान्य है, वो एकदम ऐसे आजाद हो गया जैसे कोई
किसी बाड़े में उनको बंद कर दिया गया था जबरन, और वो खोल दिया गया है, खुली हवा में सांस लेने लगे। पर्यटन स्थलों पे जिस तरह से लोग और वो लोग जो स्वयं को समाज का संभ्रांत तबका कहते हैं, सयाने लोग बताते हैं, वे लोग सब कुछ जानते हुए समझते हुए जोखिम उठाकर पहुंचे, ये अपने आप में बहुत चिंता की परेशानी की बात है। और इसका इलाज एक तो है सख्ती, जो सरकार की तरफ से अलग अलग समय पर अलग अलग अंदाज में कम ज्यादा होती रही है। आवश्यकता पड़ने पर और आगे करेंगे, उसको बढ़ाना पड़ा तो और सख्त भी होंगे, लेकिन केवल कानून के सहारे काम चलेगा, केवल छड़ी उठा करके लोगों को हाँकेंगे तब समाज मानेगा, ये अगर स्थिति रही तो मैं समझता हूँ बहुत चिंता की बात है। समाज के भीतर भी स्वयं ये स्वभाव और संस्कार विकसित होना चाहिए कि कोरोना से अगर पार पाना है तो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना के अनुकूल व्यवहार, उसको अभी हमें जारी रखना पड़ेगा। वैक्सीनेशन अधिकतम लोगों की हो, ये हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। उसके बाद भी, वैक्सीन लगने के बाद भी, 2 डोज लगने के बाद भी मास्क लगाने का स्वभाव एकदम नहीं छोड़ना है, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये तो है वो बातें जो पड़ेगा की श्रेणी में आती हैं, परंतु धरातल पर हम और आप जो देख रहे हैं वो स्थिति बहुत चिंताजनक है। बाजारों में, खास करके प्रदेश के बाजारों में भी देखें वीरेंद्र जी, प्रदेश के बाजारों से भी कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो लोग वहां पर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। सर, आप हमारे साथ बने रहे हैं। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह जी, स्वागत है आपका। ओंकार सिंह जी, आवाज। धन्यवाद जी, सवाल यह है कि जिस तरह से खाली जी मैं अभी अपने भाई विजेंद्र चौहान जी का बयान सुन रहा था जी। बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कि जनता को कह रहे थे कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। जरा ये भी तो बता दे कि सरकार को कैसे करना चाहिए। ये तीसरी लहर की जो संभावना मैं आपको बताना चाहूंगा, जब पहली लहर आई इन्होंने ऐसे टाइम पे लॉकडाउन पूरे भारत को बंद कर दिया जब उसकी आवश्यकता नहीं थी। उस समय इन्होंने इतना डर पैदा कर दिया कोरोना के बारे में कि सारी जनता हम सहम चुके थे। लेकिन दूसरी लहर से पहले जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल में जाके रैलियां करी, इनके हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन्होंने लाखों, 2-2 लाख, 4-4 लाख लोगों को संबोधित किया। उससे लोगों के जहन से कोरोना का डर निकल गया, जिसका खमियाजा हमें दूसरी लहर में भुगतना पड़ा, ये मैं मानता हूं। लेकिन दूसरी लहर की सरकार की तैयारियां नहीं थी। कहां ऑक्सीजन की वजह से बंदों की मृत्यु हुई, कहां दवाइयों की कमी की वजह से हुई, कैसे गंगा में लाशें तैरती रही। ये जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत में किसी वक्त ऑक्सीजन की कमी से, दवाई की कमी से लाखों लोग मृत्यु के ग्रास में चले गए। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं। उनका मैं बात सुन रहा था, वो कहते हैं सतर्कता, सजगता और कोरोना अनुकूल व्यापार करना चाहिए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप ये भी तो बताएं कि तीसरी लहर अगर आती है तो आपके पास क्या तैयारियां हैं। मेरे भाई कह रहे थे कोरोना के दौरान सैलानियों को रोकना चाहिए। रोकेगा कौन? आप रोकोगे। आप अगर पहाड़ों पे जाने के लिए अभी रोक लगा दोगे जैसे आपने कोरोना काल में लगाई थी तो सैलानी रुक जाएंगे। जब व्यक्ति को छूट मिलती है, जब आम व्यक्ति देखता है कि बीजेपी की इतनी बड़ी रैलियां हो रही हैं, अभी कोरोना काल में भी आप उद्घाटन कर रहे हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यहां से अंबाला से गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, एसओपी लागू था। 11 अप्रैल को इन्होंने यहाँ पे सुभाष पार्क का उद्घाटन किया। मैंने आरटीई से सूचना प्राप्त करी, वहां 578 पुलिस वाले तैनात थे। आप ये सोचो क्या जनता क्या सोचेगी। ये लोग दूसरों को आदेश देना जानते हैं, दूसरों को सुझाव देना जानते हैं, लेकिन खुद नहीं उसके ऊपर कभी भी एप्लीकेबल करते। मेरे इनसे एक निवेदन है कि तीसरी लहर से पहले जनता को कम से कम अपनी तीसरी लहर की तैयारियों के बारे में एक श्वेत पत्र जारी कीजिए कि ये जो तीसरी लहर सारी दुनिया कह रही है बच्चों के ऊपर भारी है, हम लोग भी चिंतित हैं, लेकिन ये बताएं कि तीसरी लहर के लिए इन्होंने क्या प्रोग्राम बना रखे हैं, कितने बेड की व्यवस्था है, कितने वेंटिलेटर हैं, कितने हॉस्पिटल हैं। मौके पे आके आप टेम्परेरी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने लेकिन सर हम ऐसा क्यों ना करें कि तीसरी लहर आने की जरूरत ही ना पड़े कि सरकार जब जो करेगी वो करेगी।
ओंकार सिंह जी, लेकिन हम ऐसा कदम क्यों न उठाएं, समाज को ऐसा क्यों न समझाएं कि तीसरी लहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल आपका भी जो था मैं पूछ लेता हूं वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, जिस तरह लोगों को जागरूक करने की बात हो रही है, क्यों ना सरकार और नेता भी खुद जागरूक हो, रैलियों में या जो बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं उनसे बचने की कोशिश की जाए और मैसेज देने की कोशिश की जाए, क्योंकि नेता रोल मॉडल होते हैं। ओंकार सिंह जी ने क्या क्या बोला मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि आपका ऑडियो मुझ तक पहुंच नहीं रहा था। आखिर के 2 वाक्य इनके मैंने सुने जी। ओंकार सिंह जी, मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर कहो करने का विषय नहीं, सुन लीजिए एक बार कृपा करके। कोविड महामारी एक युद्ध जैसी स्थिति है। ये पार्टी देखकर किसी को इन्फेक्शन नहीं होता कोरोना के वायरस का। कोई पार्टी ये कहकर के कोरोना के वायरस को नहीं भगा सकती मैं तो लोकदल हूँ, लट पार्टी हूँ, अपने लट के दम पे कोरोना के वायरस को भगा देंगे हम। और हमारी रैली में तो आ नहीं सकता, हमारी बड़ी मीटिंग में तो कोरोना आ नहीं सकता। ओम प्रकाश चौटाला जेल से छूटेंगे, भीड़ इकट्ठी करेंगे और हम उसको जैसे राज करते हुए ये लठैतगिरी करते थे वैसे कोरोना को भी लाठी से हाँक लेंगे। यानी नेता लोग भी, वीरेंद्र जी और ओंकार जी, नेता लोग खुद नहीं सुधरेंगे तो समाज के लोग कैसे सुधरेंगे? और इसलिए तो हम पूछ रहे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे क्या? मैं ओंकार जी के बीच में नहीं बोला, मुझे मेरी बात पूरी करने दी जाए। जल्दी से। मैं कह रहा हूं, कोरोना पार्टी नहीं देखेगा, कोरोना जाति नहीं देखेगा, कोरोना जिला नहीं देखेगा, कोरोना अमीरी गरीबी नहीं देखता, ये सब जानते हैं। इसलिए ओंकार जी, सरकार की तरफ से मैं कहता हूं, प्रवचन बंद करके हमें तैयारियां बताइए, आपकी तैयारी क्या है? बोलिए, ये तो तरीका ठीक नहीं है। सरकार और ये प्रवचन न सुनाइए हमारे को, जनता को प्रवचन नहीं चाहिए, जनता को तैयारियां पता लगनी चाहिए। रोकना पड़ेगा, ये तो कोई तरीका नहीं होता। ओंकार सिंह जी, अपनी पार्टी और अपनी सरकार की तरफ से मैं कहता हूं, हम आज तक जितने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लागू कर रहे हैं, हर दिन उसको और ज्यादा सख्ती से लागू करेंगे। आप भी जरा कह के दिखाइए कि आप हमें ही उपदेश नहीं दोगे, पहले लठैतों वाली अपनी पार्टी को। कोरोना कोई सियासत का मुद्दा नहीं है। ठीक है वीरेंद्र जी, ओंकार जी, ठीक है। हमारे पास एक और गेस्ट हैं, विकास यादव, शिक्षाविद है, जरा उनको भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं इस डिबेट में, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। विकास जी, सरकार ने भी अब ऐलान कर दिया है कि 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे, उसके बाद 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। एक तरफ डेल्टा वेरिएंट आप देख रहे हैं, कोरोना की लहर जरूर कमजोर पड़ रही है। आज का अगर हम आंकड़ा आपको 24 घंटे का बताएं तो भले ही मामले कम आए हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। 2020 लोगों की मौत हो गई है पिछले 24 घंटे में। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने जो फैसला लिया है, और तीसरी लहर में यह भी कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर आने वाली है, जो संभावित है, उसमें बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है, उसमें बच्चों पर ज्यादा असर पड़ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है? खालिद जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी यहां से मेरे विचार रखने के लिए। हालांकि मेरा नंबर देर से आया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और पिछले करीबन 1.5 साल से हमारे विद्यालय हैं वो बंद पड़े हैं और बच्चे घर पर बैठे हैं। यहां पर सवाल सबसे बड़ा उठता है उन बच्चों का जो बच्चे पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, जहां ऑनलाइन सुविधाएं अच्छे तरीके से उपलब्ध नहीं है। क्या उन लोगों की पढ़ाई ठीक तरीके से या सुचारू रूप से चल रही है? इसको लेकर के पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। पेरेंट्स को यह लगता है कि मेरे बच्चों का भविष्य जाकर के कहां टिकेगा। आज टीचर्स को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए, चूंकि स्कूलों में एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा यह है कि बच्चे वहां पर आते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, तो वहां पर कोरोना का जो संक्रमण है उसको फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन हम बहुत लंबे समय तक बच्चों को घर पर बैठा करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये उनके फ्यूचर का सवाल है। और यहां पर बहुत दो पॉलिटिकल लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूं कि आज के टाइम पे जो सरकारें शिक्षा को लेकर चिंतित है, मुझे लगता नहीं है कि सरकार का विजन कहीं भी शिक्षा को लेकर के अलाइन है। सरकारें बस चीजों को इधर उधर करने का काम कर रही है। यहां पर स्कूलों की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह बनती है, अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है बच्चों के फेवर में और स्कूलों के फेवर में, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से निभाना है। बहुत अच्छे तरीके से पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को मास्क लगा करके अच्छे तरीके से हम स्कूल भेजें। और
पैरेलल स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो ठीक तरीके से बच्चों को शिक्षित कराएं, ताकि उन बच्चों का भविष्य जो पिछले 1.5 साल से खतरे में है, जो बच्चा सर आज 12th क्लास में पढ़ता है, उस बच्चे को पता नहीं है कि उसे आगे जाकर के करना क्या है। खैर, आगे डिबेट में मेरा नंबर आएगा तो मैं जरूर बोलूंगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है और हमें टीचर्स को, स्कूल्स को क्या विजन अपना लाइन करना पड़ेगा, सो दैट कोरोना के रहते हुए हम अपने बच्चों की पढ़ाई को ठीक तरीके से करा पाए। हालांकि यहां पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये सरकार का डिसीजन है, एक अच्छा डिसीजन है कि बच्चों को फिर से स्कूल जाने का मौका मिलेगा। टीचर्स के अंदर, बच्चों के अंदर एक उम्मीद जागी है कि हां, हम स्कूल जाएंगे और अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा कंटिन्यू कर पाएंगे, थोड़ा सा ट्रैक पर ले आ पाएंगे। लेकिन इसमें सरकार ने एक और चीज जोड़ दी है कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो स्कूल आ जाएं, जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो घर पर बैठ के ले सकते हैं। ये टीचर के लिए कितनी मुश्किल है, क्या इसको ये मैनेज कर पाएंगे? नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकारें अपनी रोटियां सेकती हैं, सरकारें सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करती है। मुझे यहां से ये कहना नहीं चाहिए, बट मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा है। ये एक टीचर का दर्द है, ये एक बच्चे का दर्द है, ये एक पेरेंट का दर्द है, ये कदापि संभव नहीं है। सर, आज के टाइम पे स्कूल्स अपने टीचर्स को 1 महीने की पूरी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने अपने टीचर्स की संख्या को कम कर दिया है। आप मुझे यह बता दीजिएगा, क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एक टीचर 2 जगह कैसे पढ़ा पाएगा? स्कूलों के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान प्रोफेसर हैं, खुद यही बता देंगे। सर, जो शिक्षाविद सवाल उठा रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन वाली जो 2 बातें हो गई है, एक टीचर 2 जगह कैसे पढ़ाएगा एक ही समय में? देखिए, एक बात तो सबको ये समझनी पड़ेगी कि बच्चों को लेकर हमें अति संवेदनशीलता के साथ पेश आना है। कोरोना के बीच कोरोना के बीच बच्चों के प्रति सामान्य स्थितियों में भी हमको अतिरिक्त संवेदनशीलता बरतनी होती है, लेकिन कोरोना के दौरान बच्चों को लेकर अन्य आयु वर्ग के लोगों की तुलना में हमें अधिक सावधानी, अधिक संवेदनशीलता का बर्ताव करना है। यही एक दबाव था जिसके कारण अब तक विद्यालय बंद रखे गए और अचानक आई महामारी और ऑनलाइन शिक्षा के लिए 100% हमारी तैयारी न होते हुए भी एकदम उस तरफ स्विच करना, उस सारी प्रक्रिया का अनुपालन तमाम कठिनाइयों के बावजूद किया, सरकारी विद्यालयों में भी और निजी विद्यालयों में भी। इस प्रोसेस में मैं सहमत हूं इस बात से कि शिक्षकों पर बहुत दबाव आया, नई तकनीक उनको भी सीखनी पड़ी, नया अभ्यास उनको भी करना पड़ा। और वो दूसरा संकट, उससे भी मैं सहमत नहीं हूं कि प्राइवेट सेक्टर में अध्यापकों की तनख्वाहें भी घटी होंगी निश्चित रूप से, और उनकी संख्या भी घटी होगी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई होंगी। परंतु मैं, आप, पत्रकार, राजनेता, विद्यालय का शिक्षक, गांव का किसान, शहर का छोटा बड़ा दुकानदार, श्रमिक, सब तो कोरोना से प्रभावित हुए हैं। कोई एक रूप में हुआ है, कोई दूसरे रूप में। इस संकट के दौर में किसी दूसरे के कष्ट को कम करके आंकना और केवल अपने कष्ट को बड़ा करके बताना, ये उचित नहीं होगा। अब एक समस्या, बच्चों को स्कूल भेजे तो खतरा है, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि आप इस कोरोना महामारी के दौरान भी आप लोगों के घोटाले सामने आए हैं। बीच में मत बोलिए, अपनी बारी में बोल लेना ओंकार जी। ठीक है, जल्दी से जल्दी से मुझे ब्रेक पे जाना होगा। ठीक है ओंकार जी, आप ही से जवाब लेंगे। ओंकार जी, आप ही से जवाब लेंगे, ब्रेक के बाद मुझे ब्रेक पे जाना होगा। मुझे मेरी बात पूरा करने दीजिए एक बार, जल्दी से सर, 10 सेकंड में। मैं ये कह रहा हूं कि अनंत काल तक बच्चों को घर पर बिठाकर भी नहीं रखा जा सकता। जैसे अनंत काल तक बारंबार लॉकडाउन लगा करके जीवन को जो है मुहाल नहीं किया जा सकता, जीना मुहाल करना संभव नहीं है, इसी तरह बच्चों को भी अनंत काल नहीं बैठाया जा सकता। ठीक है सर, हमें यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन बार बार हम वही सवाल उठा रहे हैं कि हम क्यों नहीं सुधर रहे हैं, क्योंकि हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा है कि कैसे कहर बरपाया है। अगर तीसरी लहर आई तो क्या होगा, इसलिए आपको सुधरना होगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हम क्यों नहीं सुधरेंगे, और इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो देश में डेल्टा वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है, और न सिर्फ देश में बल्कि 104 देशों तक ये फैल चुका है, और इस पर खुद WHO ने भी चिंता जताई है। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वीरेंद्र चौहान जी बोल रहे थे, वीरेंद्र चौहान जी माफ कीजिएगा, उनके जवाब ओंकार साहब जी आप जो कुछ कह रहे थे उससे पहले वो जवाब दीजिए उनका आप। खाली जी, मैं कहना चाहता हूं कि जनता की तो जिम्मेवारी है ही है,
लेकिन इसमें सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो आज वैक्सीनेशन को ही ले लीजिए, वैक्सीनेशन को भी इन्होंने आपदा में अवसर बना लिया है। जहां वैक्सीनेशन कैंप लगता है वहां बीजेपी नेता अपने बड़े बड़े हार्डिंग लगा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि ये बीजेपी वैक्सीनेशन कर रही है। लेकिन गैदरिंग पर तो इन्होंने भी आप पर सवाल उठाया, क्यों प्रकाश चौटाला की रिहाई हुई तो आप लोगों ने भी गैदरिंग की। इसका तो नियम का तो वहां भी रखना चाहिए था ना ख्याल। दोनों लोगों की जिम्मेदारी बनती है। बोलिए सर। खालिद जी, मैं उस पर बात हूँ। अभी तक भारत में सिर्फ 5.4% वीरेंद्र चौहान जी आते हैं वैक्सीनेशन किया है, जबकि कनाडा में 44%, यूएसए में 48% हो चुकी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारी बात करते हैं, हमारे नेता बाहर आए हैं और इतने वर्षों के बाद आए, हमें तो खुशी होगी, आम हरियाणा की जनता को भी खुशी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कहते हैं भीड़ भीड़, इनको किसान आंदोलन नहीं नजर आता। क्यों नहीं नजर आता इनको किसान आंदोलन? आज 7 महीने से ऊपर हो चुका है, ये भीड़ की बात करती हैं, किसान इनको नजर नहीं आते? क्या वो भारतीय नहीं है, पाकिस्तान से आए हुए हैं? उनकी समस्या क्यों नहीं हल करते? और अब मैं आना चाहूंगा शिक्षा के क्षेत्र में निजी स्कूलों के प्रबंधक और अभिभावक दोनों परेशान हैं। प्रबंधकों को दिक्कत यह है कि वो तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, उनके फिक्स चार्जेस हैं। बच्चों के अभिभावकों को दिक्कत है कि वो फीस नहीं दे पा रहे। सरकार इतने खर्चे कर रही है, करोड़ों रुपए वेस्ट कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, जो बनी हुई दोबारा बनाई जा रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, आज 20,000 करोड़ रुपए लगाने की कौन सी इमरजेंसी है? हमें पुरानी संसद ही जरूरी है। और मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी अनंत काल के लिए नहीं आ गई, बीजेपी थोड़े समय के लिए आई है। अगर अपना समय इसी संसद भवन में निकाल लेगी तो कौन सा हुआ पैदा हो जाएगा? ये शिक्षा के क्षेत्र में विकास क्यों नहीं करते? और कोरोना महामारी जो तीसरी, ओंकार सिंह जी जवाब ले लीजिए, उसको खत्म करने, ओंकार सिंह जी जवाब ले लीजिए, चौहान जी जवाब लीजिए। ठीक है चौहान जी, जल्दी से, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के पास भी हमें जाना है, जल्दी से सर। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर जेल काटकर एक अपराध में कारागार की अपनी सजा पूरी करके आए अपने नेता ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई की खुशी में ये लोग वैक्सीनेशन कैंप लगाते तो हम मान लेते कि इनकी खुशी मनाने का तरीका ठीक है। जैसे ओंकार जी, आपके नेता जेल से बाहर जरूर आए हैं, आपको खुश होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हरियाणा की जनता जानती भी है और पूछती भी है कि भाई कोई युद्ध जीत कर आए हैं क्या? कोई किसी दुश्मन को परास्त करके आए हैं क्या? कि आपका गठबंधन किसके साथ है? आपका गठबंधन जेजेपी के साथ है, ये भी मत भूलो। सुन लो पहले हरियाणा की जनता ये भी जानती है कि आपका गठबंधन किसके साथ है। सुन लो जरा, सुप्रीम कोर्ट से सजा काट कर आए, सुप्रीम कोर्ट की दी हुई सजा को इस बात का तो जवाब दे दो। आपका गठबंधन जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपका गठबंधन किस पार्टी के बात है, ये तो बता दो जरा। रोकते क्यों नहीं इनको? मेरी बारी में तो मत बोलिए, अपनी बारी में बोल लेना। जेल काट के आए नेता की भी खुशी मनाने में अगर वैक्सीन का गठबंधन जेजेपी के साथ है और जेजेपी का ताल्लुकात किसके साथ है? ओंकार सिंह सुने ओंकार, लेकिन आप लोग लग रहा है ना, दोनों पार्टी के प्रवक्ता लग रहा है ट्रैक से हट गए हैं। हम खतरे को लेकर बैठे थे कि डेल्टा प्लस की जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है, क्या हम नहीं सुधरेंगे? लेकिन आप लोग आरोप प्रत्यारोप पे लग रहे हैं। हालांकि आप लोग एक खाका पेश करते सर, आप लोग एक खाका पेश करते कि कैसे हमें अपनी राजनीतिक पार्टी को चलाना है, जब चुनाव आए तो किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से रैलियां करना है। लेकिन आप लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ऐसे में कैसे रुकेगा? खालिद जी, न्यायालयों का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध है। हमने कोरोना काल में भी जनता सेवा नहीं छेड़ी, लेकिन ये ठीक है सर, ठीक है, हम आएंगे आपके पास, आप दोनों के पास हम आएंगे। लेकिन विकास यादव के अलावा हमारे साथ रमेश यादव भी बने हुए हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दोनों लोग एक शिक्षाविद हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं समाज में, खास करके अभी भी जिस तरह से दोनों नेता हैं एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि उनके नेता है तो ऐसे स्वागत हुआ, वो रैलियों में ये इस तरह से भीड़ जुटाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर समाज क्यों नहीं समझ पा रहा है? जिस तरह से हमने देखा था कि किस तरह से दूसरी लहर में कहर बरपा और लोगों की कितनी लाशें, कितनी जाने गई उसमें, किस तरह की स्थिति से जूझना पड़ा, बावजूद अभी समझने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी लहर ना है। फिर भी जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो समाज में लोगों को समझाएं, अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं। बावजूद इसके बहुत से भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं अपने नेताओं को खुश करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे में खतरा नहीं बढ़ता? खालिद जी,
हमें गहराई में जाना पड़ेगा कि इस तरह की हरकतें हमारे देश में क्यों होती है, क्योंकि एक स्पोक्समैन ने कहा है कि हमारे कितने इंजेक्शन कोरोना के लगे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं संसार में हमारे सबसे मैक्सिमम इंजेक्शन लगे हैं इसके कोरोना के, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जनसंख्या इतनी विशाल है कि इसमें हर चीज की मुश्किल है। अभी गवर्नमेंट ने जो ये जनसंख्या वाला किया है ये सराहनीय है, ये पहले से करना चाहिए था 10-20 साल पहले से, क्योंकि जनसंख्या हर चीज को खा रही है, चाहे वो फूड ग्रेन्स है, चाहे वो जॉब्स है। गवर्नमेंट की कितनी भी कोशिश करे लेकिन वो पॉलिसियां इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। अभी कोरोना में ही आप देख लीजिए, थोड़ा सा ढिलाई मिलते ही मंसूरी पे हजारों लोग, लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं पहाड़ों पे जाके। ये मतलब ये चीजें बच सकती है, मगर हमारी इसमें पॉपुलेशन है, ये सबसे बड़ा कारण है, और एजुकेशन है। अब हमारी समाज को भी सोचना पड़ेगा कि दूसरी जो लहर में हमने जो लाखों आदमियों को खो दिया है, तीसरी लहर से बचना पड़ेगा, बचना चाहिए, और प्रशासन को बिल्कुल सख्ती करनी चाहिए इसमें बगैर हिचक के, क्योंकि एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी ही इनको रोक सकती है। ये रमेश जी, ये तो हम आपको जो सैलानी है उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आप बाजार में जाइए जहां पे भीड़ भाड़ है, सदर बाजार चले जाइए गुरुग्राम में, या फिर जो बाजार मेन है जिस जिले का वहां जाइए, किस तरह से लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग बगैर मास्क के जाते हैं, सोशल डिस्टेंस का कोई ख्याल नहीं होता। खालिद जी, हम अगर पब्लिक को ही उसके बारे में ही कहेंगे कि इन्हीं की गलती है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि देखो रोजमर्रा की चीजें उनको भी चाहिए, कितने दिन वो कन्फाइंड रहेंगे। हमारी प्रशासन ने भी ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है कि मेन बाजार की भीड़ को कम करके छोटे बाजारों में ले जाया जाए। ठीक है सर। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हेल्थ एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, स्वागत है आपका। इसके साथ ही सवाल यह है कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा कि किस तरह से कहर बरपाया कोरोना की दूसरी लहर, उसके बाद तीसरी लहर को लेकर भी जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि संभावित है, लेकिन हम हिल स्टेशनों पर देख रहे हैं, पर्यटन स्थलों पर देख रहे हैं किस तरह से भीड़ जा रही है, वहां कैसे कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस बीच डेल्टा प्लस का खतरा भी लगातार बरकरार है, WHO इस पर चिंता जाहिर कर रहा है, बावजूद लोग समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बहुत ज्यादा चिंता का विषय है ये कि एक तरफ जहां लोग इतनी ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, मौज मस्ती के लिए निकल गए हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि दूसरी लहर से भी अभी तक हम पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं और तीसरी लहर को हम न्योता दे रहे हैं। वही राज्य सरकारों का भी फेलियर मैं मानूंगी कि ऐसी स्थिति में जब आप देख रहे हैं कि इतना हुजूम आ रहा है, टूरिस्ट प्लेसेस में आ रहा है, या अगर हम मार्केट्स की बात भी करें, तो सरकारों के लिए भी जरूरी है कि जो नियम कानून है उन्हें सख्त किया जाए, क्योंकि देखिए अनलॉक की जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए भी अब गाइडलाइंस हैं। इस तरह से नहीं है कि आज हमने संक्रमण थोड़ा कम होते देखा तो हमने अनलॉक सब कुछ कर दिया, हमें भी ग्रेडेड अनलॉक करने की जरूरत है। और जहां भी हमें लग रहा है, देखिए दिल्ली ने अच्छा काम किया है कि जहां भी मार्केट्स में उन्हें लगा है कि लोग कोविड का पालन नहीं कर रहे हैं बिहेवियर का, तो उन्होंने वहां सख्ती दिखाई है, मार्केट्स को बंद किया है। इसी तरह से बाकी राज्य सरकारों को भी मुझे लगता है कि ये कदम उठाने चाहिए कि जहां भी भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो रही है, आप जनता को एक संदेश दीजिए कि अगर भीड़ ज्यादा इकट्ठी होगी तो हम जो है लॉकडाउन लगाएंगे या हम बिल्कुल मार्केट्स को बंद कर देंगे, ताकि अगली बार लोग जो है इस बात को समझें कि हमें भीड़ नहीं लगानी। देखिए ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं लोगों को कि आप मार्केट नहीं जा सकते हैं या आप अपनी डेली एक्टिविटीज ना करिए, ये नहीं बोला जा रहा है। बस ये बोला जा रहा है कि आप देख समझ के जाइए, और अगर आपको लग रहा है कि भीड़ है, बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आपको मास्क लगाना जरूरी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, तो आप टाइम जो है अपना चेंज कर सकते हैं, या ज्यादा लोग ना जाएं, एक व्यक्ति बाजार चला जाए, जरूरी नहीं है कि पूरा परिवार बाजार जाए। तो इस तरह से हमें इन चीजों का फिलहाल जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब आप देखिए टीकाकरण की रफ्तार में भी हमारी कमी आई है, और वो भी कहीं ना कहीं इस वजह से भी है कि लोग अब टीकाकरण को लेकर उतने उत्साहित नहीं है। जिस तरह से दूसरी लहर के तुरंत बाद लोग डरे हुए थे, सब लोग वैक्सीन लगवाना चाहते थे, वो उत्साह भी धीरे धीरे अब कम हो रहा है, और लोग घूमने में, फिरने में, शादियों में, इन चीजों में ज्यादा मशगूल हो रहे हैं और टीकाकरण को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो दोनों ही चीजों को हमें समझना जरूरी है कि तीसरी लहर के कगार पर हम खड़े हुए हैं। आज भी 55 डिस्ट्रिक्ट भारत के ऐसे हैं जहां 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, और कई ऐसे प्रदेश हैं, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, जहां इससे लगातार 70% से ज्यादा भारत के मामले आ रहे हैं। आज हमारे जो मामले हैं, हमारा जो डेथ रेट है, उसमें बहुत गिरावट होनी चाहिए थी। लगभग हमारे इस वक्त 10,000 के आसपास ये मामले हो जाने चाहिए, लेकिन फिर भी हम 40,000, 30,000 के आसपास ही घूम रहे हैं। मैम, लेकिन आज जिस तरह से डेथ रेट आज देखें, 2020 लोगों की मौत हुई है, 700, 750 जहां आंकड़ा आ रहा था, एकाएक दुगुना से ज्यादा हो गया पिछले 24 घंटे में। कहीं तो लापरवाही हो रही है। बिल्कुल
लापरवाही हो रही है। और देखिए, चलिए मान भी लें कि आज 2000 के आंकड़े इसलिए आए क्योंकि मध्य प्रदेश से और कुछ और राज्यों से जो बैक डेटा था वो सडनली रिलीज हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें तो हर रोज 900 के आसपास मृत्यु हो रही है। और 900 कोई छोटा फिगर मैं नहीं मानूंगी, अच्छा खासा बड़ा फिगर है। और इसलिए लोगों को समझना जरूरी कि कोविड छोटी बीमारी नहीं है। कोविड के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जिस तरह से अब हम नए नए वेरिएंट्स को आते हुए देख रहे हैं, उनसे भी बहुत ज्यादा चिंता जागृत हो रही है। और देखिए, जो हमारा R0 फिगर है वो देखा गया था कि जब हमारे भारत में पीक पर इन्फेक्शन पहुंच गया था तो 2 दशमलव को भी पार कर गया था। 1% से नीचे जब होता है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो R0 है वो काफी रीजनेबल है और ऐसे में संक्रमण नहीं बढ़ेगा। ये भी 0.7 तक पहुंच गया था, जो फिर बढ़ने लगा है और 0.8 पर आ गया। तो हमें चिंता करनी चाहिए क्योंकि हमारे जो फिगर्स थे, पॉजिटिविटी रेट है, R0 फिगर है, केस फर्टिलिटी रेट है, ये जो हमारे चिंताजनक पैमाने होते हैं ये कम नहीं हो रहे, लगातार इनमें भी कुछ कुछ धीरे धीरे इजाफा होता दिख रहा है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा इस वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। एटलीस्ट इस साल के अंत तक हमें ये सोचना होगा कि हम जो भी एक्टिविटीज करें वो हमारी जरूरत से जुड़ी हो, ना कि हमारी मौज मस्ती से जुड़ी हो, ताकि हम कोरोना के संक्रमण को लगाम लगा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण कराएं, ताकि हमारे यहाँ एक जो वो हम एक सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं वो बन सके और कोरोना हमारे लिए घातक बीमारी ना रहे। जरूर लोगों को कोरोना हो सकता है, लेकिन वो घातक ना रहे, यही हमारा प्रयास है। ठीक है, वीरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? वीरेंद्र चौहान। मैं ये सिर्फ इसमें जोड़ना चाहूंगा, मैं डॉक्टर साहिबा की बहुत सारी बातें जो उन्होंने बहुत सटीक तरीके से रखी, उनसे असहमत होने की कोई वजह नहीं है। एक बात सबको समझनी पड़ेगी, राजनीति अपनी जगह, कि कोरोना गया नहीं है, बीमारी और संकट अभी यही है, टला नहीं, गायब नहीं हुआ। उसे पूरी तरह भगाने में ना हम कामयाब हुए हैं, ना दुनिया का कोई एक देश ऐसा है जो ये कह दे कि हमने उसको पूरी तरह मिटा दिया। रही बात, अभी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता कुछ आंकड़े झूठे सच्चे प्रस्तुत कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भारत में केवल 5% लोगों को वैक्सीनेशन हुई है। मैं अपने प्रदेश का आंकड़ा रख रहा हूं, ओंकार सिंह जी आंकड़े ठीक रखिए, नहीं तो लोग हंसेंगे आप पर। हरियाणा प्रदेश में जो लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं, यानी 18 साल से आंकड़ों को चैलेंज न कीजिए, नेट पे सर्च मार लीजिए, टोटल पॉपुलेशन का 5% को वैक्सीनेशन हुई है। और जब कोरोना खतरे पे बात कर रहे हैं और सियासत पे बात चली जा रही है बार बार। करो, इनको रोकते क्यों नहीं आप आंकड़ों को चैलेंज न करो, जो मैं आंकड़े बता रहा हूं। मैं तो ये चाह रहा था कि दोनों आदमी मिलकर एक ऐसा प्लान रखते हैं जिससे सरकार को भी फायदा होता है आज के दिन में। उपलब्धियां तो देखिए, आप तो सत्ता में है, लेकिन खाली जी तो आंकड़े चैलेंज कर रहे हैं। मत करवाइए डिबेट में आप, ये गलत बात है। मैं बात कह रहा हूँ, मेरी बारी में बोलते हैं ये बिना मतलब। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा के एलिजिबल लोगों में से 1,80,00,000 लोग 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनको वैक्सीनेशन होना अभी जिसके लिए वो एलिजिबल हैं, उनमें से 1 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हो गया है। ओंकार सिंह जी, अच्छा लगेगा आपको दर्द हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ठीक है, वाक्य पूरा नहीं होने देते, मुझे बात करने दीजिए, लेकिन इनको बुलवा लेना है आप, मेरी बारी में मत बुलवाइए। सर प्लीज, और भी गेस्ट हैं, और भी गेस्ट हैं, बात आपकी हो गई, आपने आंकड़े बता दिए, प्रोफेसर साहब आपने आंकड़े बता दिए। एक बात कह लेने दीजिए जल्दी से 10 सेकंड में सर, 10 सेकंड कह रहा हूँ। ओंकार सिंह जी को दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो वैक्सीनेशन के कैंप लगा रहे हैं। ये बताइए, किसने इंडियन नेशनल लोकदल को ऐसे कैंप लगाने से रोका? किसने कांग्रेस को रोका कि वो सेवा में आ जाए लोगों की? हमने आपदा में अवसर ढूंढा सेवा का, और ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं सियासत का, रंग फैलाने का, ओंकार सिंह जी, सियासत का अवसर ढूंढ रहे हैं आप आपदा में? सियासत का अवसर ढूंढते हैं, किसानों को। जनता को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, फिर विकास के पास आएंगे, बोला कि जनता को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अभी बीमारी नहीं गई है, अभी बीमारी नहीं गई है और बीजेपी भी नहीं गई है। जो टोटल फेल रही है वो बीजेपी भी अभी शामिल है। इसलिए जनता को अपना बचाव खुद रखना चाहिए, जनता को खुद मास्क सैनिटाइजेशन खुद करना चाहिए। बीमारी भी नहीं गई है और बीजेपी भी नहीं गई है। जो बीजेपी ने दूसरी लहर में जनता का हाल किया, ऑक्सीजन की कमी से, रेमडेसिविर की कमी से, आप लोग मुद्दे पे नहीं आएंगे, जान गई, आप लोग मुद्दे पे नहीं आएंगे, मुद्दे से इधर उधर भटकेंगे। खुद ही बचाना है। ठीक है,
ठीक है, जवाब भी नहीं देंगे। विकास जी, ठीक है, विकास जी जरा शिक्षाविद है ना, विकास जी, ठीक है, ठीक है सर, आप लोग की बात हो गई। विकास जी बोलिए, आप कह रहे थे कि इससे पहले आप मुझे कुछ खाका रखना था शिक्षा को लेकर, जल्दी से। मैं इन लोगों की बातों से काफी हद तक सहमत हूं भी और नहीं भी, और रमेश जी ने और स्वाति मैम ने कुछ बात बोली, मैं उनसे बड़ा सहमत हूं। देखिएगा, आप लोग एक चीज देख पाएंगे कि मैम ने कहा कि लोग मार्केट में जाते हैं, क्या लोगों के पास एजुकेशन है? मुझे लगता है कि जब तक हम अपने देश को, अपने राज्य को विकसित बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन को पहले स्टेप के ऊपर हमें लेकर के आना पड़ेगा। जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक हम चीजों को आगे नहीं मूव ऑन कर सकते। अब बात रह गई है बच्चों की, पेरेंट्स की और टीचर्स की, स्कूलों की। सीबीएसई बोर्ड ने अभी इस बार एक बहुत अच्छा काम किया है। सीबीएसई बोर्ड ने अपने बच्चों को यह बता दिया कि आपके एग्जाम स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, आपका इस पूरे साल का क्या विजन रहने वाला है। स्कूल खुलेंगे तो इस तरीके से एग्जाम होंगे, नहीं खुलेंगे तो इस तरीके से होंगे। हरियाणा बोर्ड हमारा बच गया है, और हरियाणा बोर्ड ने अभी रिजल्ट जारी किया है सर क्लास 10th का। आप अगर देखोगे तकरीबन बच्चे आउट ऑफ आउट मार्क्स लेकर के बैठे हैं। क्या हरियाणा बोर्ड इस तरीके का पैरामीटर नहीं बना सकता था कि जो भी बच्चों का आज रिजल्ट आया है वो एक एग्जैक्ट रिजल्ट हम बच्चों को दे पाते, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने बनाया है। अब मैं हरियाणा गवर्नमेंट को यह बता देना चाहता हूं, अगर हमें अपने बच्चों के माइंड से डर निकालना है, टीचर्स के मन से डर निकालना है, तो गवर्नमेंट ऐसा प्लान ला करके बच्चों के सामने क्यों नहीं रखती है कि अगर, क्योंकि महामारी हमारे हाथ में नहीं है, अगर महामारी रहेगी हम स्कूल नहीं खोल सकते, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन उस मजबूरी में हमें तैयार कैसे होना है, मेरे टीचर को तैयार कैसे होना है। आज गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर जा रहे हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग होती है? हम 1.5 साल के बाद भी यही रोना रो रहे हैं कि हमारे टीचर्स को ये आता नहीं है, हम तैयार हो। हम कितना समय लगाएंगे तैयार होने में? अपने देश को और अपने राज्य को विकसित बनाना है तो अपने देश की और अपने राज्य की जो भी जनसंख्या है, जो बच्चे हैं, उनको हमें एजुकेटेड करना पड़ेगा। उनके सामने एक क्लियर कट विजन पेश करना चाहिए। क्लियर कट विजन हमारे पास होना चाहिए। सर मैं 1 मिनट और लूंगा, क्लियर कट एक विजन होना चाहिए कि हमारे बच्चे आज, सर जॉब नहीं मिल रही है, तीसरे दिन पता नहीं बच्चों को फॉर्म निकलेंगे नहीं निकलेंगे। गवर्नमेंट एक क्लियर सा विजन रख दे लेकर के जनता के आगे, बच्चों के आगे, कि भाई आपके एग्जाम्स ऐसे होंगे, स्कूल नहीं खुले तो आपके पेपर ऐसे होंगे, ऐसे पढ़ाई होंगी। गवर्नमेंट टीचर्स की, प्राइवेट टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छे तरीके से सुनियोजित कराए, और जितने भी स्कूल आज सक्षम नहीं है, गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करे उन बच्चों को, उन स्कूलों को। जवाब लेंगे आपसे, ताकि, क्योंकि आज प्राइवेट स्कूल ट्रांसपोर्ट की समस्या से जूझ रहे हैं, फंड्स की समस्या से जूझ रहे हैं। गवर्नमेंट ये सुनिश्चित कर दे कि उन स्कूलों को कैसे हेल्प कर सकती है, उन बच्चों को कैसे हेल्प कर सकती है, ताकि उनकी एजुकेशन ठीक हो पाए। स्वाति मैम, कोरोना काल में हमने देखा कि हर तरह से, हर तबका को एक तरह से झेलना पड़ा है, चाहे वो शिक्षाविद हो या फिर पेरेंट्स हो, बच्चों को उनके फीस के लेकर कई तरह की चीजें रहीं। लेकिन जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, डेल्टा वेरिएंट के कई मामले आए, प्रदेश में भी फरीदाबाद से एक मामला सामने आया था। इस बीच जिस तरह से स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है, आप उसको कितना सही मान रही हैं? और जिस तरह से लगातार चिंता जता रहा है WHO, उन दोनों को बीच में रख के अगर देखें, और तीसरी बात यह भी है कि क्या आपको लगता है कि लोगों का जो डर है लोगों के दिलों से कोरोना को लेकर, वो निकल गया है? अगर निकल गया है तो डेल्टा उनके लिए कितना खतरनाक है, इस पर भी जरा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि हम बच्चों की शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, और बच्चों के मानसिक विकास के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इस लॉकडाउन की वजह से। और पूरे इस कोरोना पेंडेमिक को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बच्चे ही हमारे प्रभावित हुए हर तरह से। ऐसी स्थिति में जरूर हम, हर कोई ये चाहता है कि स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले, बच्चों का जीवन दोबारा सामान्य की तरफ जाए। लेकिन जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी स्कूलों को खोलना समझदारी होगी। जरूर हमें कुछ समय और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी भी जिस तरह से मैं पहले बोल रही थी कि जो हमारे इंपॉर्टेंट पैमाने हैं वो अभी नीचे नहीं आए हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं रुक गए हैं, या दोबारा उनमें कुछ बढ़ोतरी दिख रही है। ऐसी स्थिति में अभी हमें थोड़ा सा समय और जो है देखना चाहिए कि हमारा ये ग्राफ किस तरफ जाता है। क्योंकि देखिए, कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि तीसरी लहर का आगाज भारत में हो चुका है, और जरूरी नहीं है कि जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल नीचे जाएंगे और फिर ऊपर उठेंगे तभी हम उसे तीसरी लहर बोलेंगे। ये भी संभावना है कि जहां आज हम हैं यहीं से तीसरी लहर का जो है शुरुआत हो जाए। इसलिए अभी बच्चों का एक ऐसा वर्ग है जिन्हें वैक्सीन भी नहीं मिल पाई है, जो हम जानते हैं कि अभी जो है वैक्सीन से महरूम है हमारे बच्चे, और अभी बड़े बुजुर्गों को भी उतनी ज्यादा वैक्सीन नहीं मिली है कि बच्चों में एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन जो है
वो वैक्सीन का इनडायरेक्टली आए। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अभी हमें पहले थोड़ा समय और आंकना चाहिए, देखना चाहिए कि लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल आते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी होगी, खास करके उनको और उनके माता पिता को, किस तरह से स्कूल में किस तरह से उनके साथ उनको बैठाया जाए या किस तरह से एडजस्ट किया जाए ताकि कोरोना से भी लड़ा जा सके और पढ़ाई भी बच्चों का हो सके? देखिए, 5 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं उन सभी को मास्क लगाना जरूरी है, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। स्कूलों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चों के जो डेस्क हैं वो दूर दूर लगे, बच्चे जल्दी जल्दी हाथ को साबुन और पानी से या सैनिटाइजर से धोएं। खासतौर से कुछ भी खाने से पहले या पीने से पहले उनके हाथ स्वच्छ होने जरूरी हैं। दूसरा, जो स्कूलों के टॉयलेट्स होते हैं उनकी स्वच्छता की तरफ ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। उनका वेंटिलेशन अच्छा रखना, क्लासरूम्स का वेंटिलेशन अच्छा रखना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि टॉयलेट से और क्लोज स्पेसेस से, जैसे हमारे क्लासरूम्स अगर बंद हो जाते हैं, अगर उनमें वेंटिलेशन नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोरोना ज्यादा फैलता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। वहीं हमारे टीचर्स क्योंकि ऑलरेडी एलिजिबल हैं वैक्सीन के, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है स्कूल का, कम से कम वो टीकाकरण ले चुके हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको टीकाकरण की फर्स्ट डोज ना मिली हो और वो लोग स्कूल आ रहे हैं, बच्चों के साथ मिंगल कर रहे हैं। तो इन चीजों की तरफ भी लगातार सरकार को ध्यान देने की जरूरत होगी। और वहीं मैं बोलूंगी कि अभी कुछ समय के लिए जरूर और इंतजार करें और ना शुरू करें। और वहीं जहां आपने पूछा था कि लोग जो है इस वक्त जो है बिल्कुल कोरोना को दरकिनार कर चुके हैं, इसमें बिल्कुल साफ तौर से जो हमारी तस्वीरें सामने आ रही है जगह जगह से, उससे ऐसा लग रहा है कि लोग बिल्कुल अब कोरोना से नहीं डर रहे हैं और सबको ऐसा लग रहा है कि कोरोना पर हम जीत गए हैं। लेकिन इतिहास ये बात साफ तौर से बोलता है कि जब भी जीत सुनिश्चित किए बिना हमने जश्न मनाया है, हमेशा हम हारे हैं, तो उस बात का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, विकास यादव, लास्ट कमेंट जल्दी से 10 सेकंड में। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारें इधर उधर की बातों को छोड़ करके मेन मुद्दे के ऊपर आ जाए और बच्चों का एक क्लियर विजन तैयार कर दे, क्योंकि अभी अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने किया है कि बिना एसएलसी के आप गवर्नमेंट स्कूल्स में आ सकते हो, उससे प्राइवेट स्कूल्स में पैनिक फैल गया है। तो इस तरीके की चीजें इस पेंडेमिक में करने से स्कूलों की भी अपनी चिंता है। ठीक है, रमेश जी जल्दी से 10 सेकंड में क्या मैसेज? देखिए, अगर ये 9 से 12वीं तक की जो क्लासें किए हैं सरकार ने ओपन किए, ये सराहनीय है, क्योंकि बच्चों को ज्यादा देर आप घर में कन्फाइन नहीं रख सकते। वहां स्कूल में पूरी सावधानी बरतनी होगी, मास्क, डिस्टेंसिंग और एक मेडिकल ऑफिसर टाइप ये रखना पड़ेगा। लेंगे सबका, ठीक है, हमें रखना पड़ेगा। स्वाति मैम, लास्ट कमेंट क्या होगा आपका, क्या संदेश देना चाहेंगी जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो लोगों से ही अपील करना चाहूंगी कि कोरोना के खतरे को समझें और इस तरह से लापरवाहियां ना करें। और कम से कम इस साल के अंत तक, क्योंकि भारत की स्थिति इस साल के अंत में काफी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास तब टीकाकरण का जो नंबर होगा वो काफी हाई होगा, तब तक का हमें जरूर इंतजार करना चाहिए। और देखिए, कोई भी देश विश्व का इस वक्त कोरोना से अछूता नहीं है। आप देख रहे हैं कि तीसरी लहर का आगाज ऑलरेडी यूरोप में हो चुका है, अमेरिका में हो चुका है। ऐसी स्थिति में भारत को और ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है और उसमें लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उसमें लोग अगर हाथ नहीं लगाएंगे तो सरकार अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, ओंकार सिंह जी, लास्ट कमेंट। क्षेत्र को जो बच्चों की क्लासेज जो शिफ्टों में शिक्षा के क्षेत्र को जो बच्चों की क्लासेज जो शिफ्टों में लगाई जा सकती है, भले ही 4 घंटे के बजाय 2 घंटे बच्चे पढ़ लें, लेकिन पढ़ें जरूर। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, निजी स्कूलों के प्रबंधक भी परेशान है और अभिभावक भी परेशान है। सरकार को प्रबंधकों को भी अगर देनी चाहिए सहायता, तो अभिभावक भी समाज को जागरूक करने में भूमिका निभाएगा कोरोना को लेकर। सरकार को अभिभावकों की फीस भी देनी चाहिए और प्रबंधकों को भी साथ देना चाहिए। चलिए, ठीक है, वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट सबका आपने सुन लिया। मुझे सिर्फ ये अनुरोध करना है आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, खास तौर पर शिक्षक मित्रों से, जिनके ऊपर विद्यालय खुलने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी, या यूं कहिए कि अब तक की सबसे अधिक संवेदनशील जिम्मेदारी आने वाली है, कि वे स्वयं को भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर में एकदम परफेक्टली ट्रेन करें, अपना प्रशिक्षण स्वयं सुनिश्चित करें। शिक्षक असावधान हो गया इस दौर में तो फिर संकट को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं एक वाक्य बोलना चाहता हूं जल्दी से सर। विशाल जी, चाहे लाख कमियां हमारे व्यवस्था में हो, लेकिन इस संकट के दौर में हरियाणा के सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने अपने आप को सीमित संसाधनों के बावजूद अडेप्ट करते हुए बच्चों तक शिक्षा का, ज्ञान का प्रवाह सतत जारी रखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, अभिनंदन बनता ठीक है सर, और ठीक है। आगे की लड़ाई भी सारे समाज ठीक है सर, आप ओंकार जी को भी साथ लेंगे, ठीक है सर, ठीक है, जी को भी साथ लेंगे,
डॉक्टर स्वाति जी को भी। ठीक है जी सर, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हम सुधर क्यों नहीं रहे? सवाल इसलिए यह है क्योंकि जिस तरह से पर्यटन स्थलों पर और हिल स्टेशनों पर भीड़ बढ़ रही है, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है, आपने देखा है कि दूसरी लहर में क्या हुआ है। अगर दूसरी लहर के बाद आप चाहते हैं कि तीसरी लहर ना आए तो आपको सुधरना होगा, क्योंकि जब हम सुधरेंगे, आप सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, तब जाकर कोरोना नियमों का पालन करेंगे, तब जाकर कहीं हम तीसरी लहर की संभावनाओं को रोक पाने में सफल हो पाएंगे। फिलहाल इतना ही। लेकिन